वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये स्टोरी नरेटर की अक्रॉस द सी समुद्र यात्रा की थ्रिलिंग स्टोरी है। किस तरह से ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड हेल्प्स टू ओवरकम स्ट्रेस एंड डिफ़िकल्टी। ये कहानी है कि एक आशावादी दृष्टिकोण किस तरह से परेशानियों और तनाव से दूर रखता है। डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर हेल्प्स टू ओवरकम स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। दृढ़ निश्चय और दृढ़ इच्छा शक्ति कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये कहानी है बच्चों के ब्रेवरी, स्ट्रॉन्ग विल, करेज एंड फेथ की, बहादुरी की, दृढ़ इच्छा शक्ति की, साहस की और विश्वास की, जो कि नैरेटर के अंदर ऊर्जा का संचार करती है और उत्साह के वातावरण को निर्मित करती है। कहानी में टर्निंग पॉइंट उस समय आता है जब ऑथर बहुत ही कठिन परिस्थितियों में, जहाँ की जिंदा रहना मुश्किल था, वो बच्चों से मिलने जाते हैं और बच्चे उनकी उम्मीद के विपरीत उनसे कहते हैं, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यदि हम सब साथ हैं तो हमें मरने का डर नहीं है। ये सेंटेंस उनके अंदर नई ऊर्जा, नई आशा और नए उत्साह का संचार करता है। पूर्णतया मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए नैरेटर को, वर्णनकर्ता को जिंदगी में आगे बढ़ने का, हिम्मत न हारने का संदेश देता है। इस यात्रा को नैरेटर ने, या आप लोग चित्र में देख रहे हैं, यूके, ग्रेट ब्रिटेन के प्लायमाउथ से ये जर्नी शुरू की थी। मौसम बहुत अच्छा था, गुड वेदर एंड चीयरफुल डेज। ये मैंने आपको राउंड में लिखा हुआ है, राउंड बना के, गोला बना के लिखा है प्लायमाउथ, जो कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम, यूके में है। अब इंग्लैंड से उनको वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में पहुंचना था। किस चीज़ के लिए? क्योंकि वो जेम्स कुक के जो वयास थी उसको कॉपी करना चाहते थे, उस जलमार्ग को उस पर जाना चाहते थे। तो प्लायमाउथ से उन्होंने अपनी यात्रा कहाँ आगे बढ़ाई? वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। प्लायमाउथ से जो नैरेटर हैं वो अपनी वाइफ और अपने दोनों बच्चों के साथ में उस जल यात्रा से में आगे बढ़े। आगे देखिए, अब आप यहाँ पर ये महाद्वीप बने हैं और मैंने एक रेड लाइन से मार्क किया है उस यात्रा को। तो प्लायमाउथ से वो देखो यात्रा शुरू होती है। नीचे अफ्रीका महाद्वीप है, जहाँ डब्ल्यू लिखा है वो उसका वेस्ट कोस्ट है, पश्चिमी तट है। जहाँ पर मैंने एस लिखा है वो है साउथ। और इसके बाद में जो इनका शिप था, इसको कहाँ जाना था? देखिए मैंने लिखा है, वहाँ देखिए आप, ऑस्ट्रेलिया लिखा है। तो यहाँ से जो ये जल यात्रा थी, अफ्रीका के दक्षिण से ऑस्ट्रेलिया की ओर जानी थी। केप टाउन, जहाँ पर ये वाइट और रेड के निशान बने हैं, वहाँ पर केप टाउन है। तो यहाँ पर आकर इन्होंने दो क्रूमैन को और हायर किया। एक अमेरिकन लैरी विजिल और दूसरे स्विट्जरलैंड के थे सिगलर। क्योंकि जो आगे आप इस मैप में देखिए इंडियन ओशन लिखा है, इसका जो साउथ पार्ट है इंडियन ओशन का, यहाँ पर बहुत भयंकर तूफान आते हैं और इन तूफानों को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए नैरेटर ने 2 क्रूमैन को हायर किया। उनको कहाँ जाना था? टुवर्ड्स ईस्ट, पश्चिम दिशा में। देखो मैंने ई भी बनाया हुआ है। और ये सीधे ये कहाँ जाना था इनको? ऑस्ट्रेलिया जाना था। ऊपर प्लायमाउथ, वहाँ से रवाना हुए अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से होते हुए सदर्न अफ्रीका, जहाँ पर केप टाउन, ये वाइट पर रेड डॉट बने हुए हैं, वहाँ पर इन्होंने 2 क्रूमैन को हायर किया, 1 फ्रॉम अमेरिका एंड 2 फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड। और वहाँ से जब ये ईस्ट की ओर बढ़े तो वहाँ पर इतने तूफान आते थे। जब ये ईस्ट में देखिए, जहाँ पे डॉट डॉट हैं, यहाँ पर ये केप टाउन है और यहाँ से 3500 किलोमीटर की दूरी पर जब ये पहुँचे इंडियन ओशन में, तो वहाँ पर भयंकर तूफान आते हैं और इनको भी वहाँ पर तूफान का सामना करना पड़ा। इस पूरे लेसन को समझने के लिए हमको सेल बोट के
पार्ट्स को भी समझना होगा, क्योंकि बिना पार्ट्स को समझे हम लेसन में बहुत जगह कंफ्यूज होंगे। सबसे पहले फर्स्ट जो सेल बोट बनी हुई है उसमें देखिए, जो ये बीच में एक रेड प्रिंटेड डिज़ाइन, ये मैंने आपकी सुविधा के लिए, आपके समझने के लिए डाली है, ये मास्ट कहा जाता है। और इसके नीचे एक ट्रायंगुलर है जो कि जिब कहा जाता है। जब लहरें ऊंची उठती हैं तो लहरों का पानी इससे जिब से टकराता है और वो वापस नीचे चला जाता है। दूसरी साइड जो एक ग्रीन कलर का प्रिंट है, जिसको मैंने आपको समझने के लिए प्रिंटेड बनाया है, इसको मेन सेल कहा जाता है। फिर इसके नीचे ये कॉकपिट है, जो शिप के सामने का भाग है। देखिए नीचे जहाँ पे कि डॉट बने हैं, और जो साइड वाली बोट है इसमें मैंने एक गोला भी लगाया है कि आगे के भाग को बो कहते हैं और पीछे के भाग को स्टर्न कहते हैं। नीचे फिर से फर्स्ट बोट में देखिए, जो प्लेटफॉर्म है बोट का, इसे डेक कहा जाता है। नीचे वाला भाग जो पानी में रहता है ये हल कहा जाता है। जो लाइनिंग वाला है नीचे ये कील है, रडर है। इस तरह से आप इन बोट्स के पूरे पार्ट्स को बहुत अच्छे से देखिए और समझिए, क्योंकि पूरा लेसन इन्हीं पार्ट्स के आगे पीछे चलता है। कभी कोई पार्ट डैमेज होता है, कभी किसी पार्ट की रिपेयरिंग की जाती है। तो ये शिप के या सेल बोट के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो मैंने आपको समझाने के लिए इनको अलग अलग प्रिंट्स में करके और आपको बताया है। आप इसे याद रखें। लेसन पढ़ने के पहले हम इस लेसन के कैरेक्टर्स यानी उनके पात्रों के बारे में भी एक हल्का सा छोटा सा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। ये जो लेसन है, जो कि एक सच्ची यात्रा है, सच्ची जल यात्रा है, समुद्री यात्रा है, इस लेसन में जो नैरेटर हैं, जो वर्णन कर रहे हैं, वो उस शिप के कप्तान हैं जो बहुत साहसी हैं और जिनमें अपार दृढ़ निश्चय है, कमिटमेंट है। मैरी नैरेटर की वाइफ है, जो हमेशा अपने पति के साथ में हर स्थिति में, हर परेशानी में खड़ी रहती हैं और पति का सपना ही उनके लिए उनका सपना था। जोनाथन नैरेटर का, यानी जो इस जल यात्रा का वर्णन कर रहे हैं, उनके 6 साल के बेटे का नाम है, जो कि बहुत ही बहादुर है और साहसी है। सुजैन नैरेटर की 7 ईयर ओल्ड डॉटर है, जो बहुत ही ब्रेव गर्ल है, बहुत ही बहादुर लड़की है। लैरी विजल एक अमेरिकन क्रूमैन है, जिनको कि केप टाउन से हिंद महासागर के तूफानों में साथ देने के लिए हायर किया गया था। हर्ब सीगलर, ये स्विट्ज़रलैंड के क्रूमैन थे। इनको भी दक्षिणी हिंद महासागर के तूफानों को टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए नैरेटर ने हायर किया था। और ये हैं इस लेसन के राइटर्स, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। जो गॉर्डन कुक हैं, उनका जन्म 3 दिसंबर 1978 को टोरंटो में हुआ था और ये कैनेडियन ओलंपिक सेलर के चैंपियन रहे। He sails for the Royal Canadian Yacht Club. He is the son of Stephen Cook and Linda Cook. He had a great interest in writing stories too. इनको कहानियाँ लिखने का भी बहुत शौक था। जेम्स कुक या कैप्टन कुक was a British explorer. एक्सप्लोरर का मतलब होता है खोजकर्ता, जो कि समुद्र में अलग अलग देशों पे जाने के लिए मार्ग खोजते थे। वो एक नेविगेटर थे यानी नाविक थे और एक कार्टोग्राफर यानी मानचित्रकार भी थे, और वो रॉयल नेवी के कैप्टन थे। ही वॉज द कैप्टन ऑफ रॉयल नेवी। कुक ने पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में 3 बार यात्रा की थी और इन्हीं कैप्टन जेम्स कुक के रूट को कॉपी करने के लिए जो ये लेसन है, इसके नैरेटर ने यात्रा की। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। सबसे पहले नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट। या आपको कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं, आप इनको टेक्स्ट में देखिए
और इनके मीनिंग को इन्फर करना है ना, गैस करना है। गैस क्यों करना है? क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट है, जिस संदर्भ में ये आए हैं, वहाँ पर मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजैन 7 and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. जुलाई 1976 की बात है। मेरी वाइफ मैरी, जो नैरेटर हैं, वो बता रहे हैं, और बेटा जोनाथन 6 का मतलब जो कि 6 years old है, डॉटर सुजैन उनकी बेटी जो कि 7 years old थी, सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। आप वीडियो को बैक करके, जहाँ पर मैंने आपको वर्ल्ड मैप के साथ में ये बताया है कि प्लाईमाउथ कहाँ पर है, तो मैंने अपनी जो यात्रा थी वो इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से समुद्री यात्रा, सेट सेल, समुद्री यात्रा शुरू की। क्योंकि टू डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब कॉपी करना, किसी चीज़ का अनुसरण करना। राउंड द वर्ल्ड वॉयज, वॉयज यानी समुद्री यात्रा, पूरे विश्व की समुद्री यात्रा के लिए मैंने जो कैप्टन जेम्स कुक थे, जेम्स कुक कौन थे ये भी आप वीडियो में देखें जाके। स्टार्ट में मैंने आपको जेम्स कुक का इंट्रोडक्शन दिया है, तो उनकी जो उन्होंने जिस रूट को फॉलो किया था उस रूट को कॉपी करते हुए मैंने भी समुद्री यात्रा को शुरू किया। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, बहुत लंबे समय से मैरी यानी जो नैरेटर की वाइफ है, एंड आई वो खुद, वो कौन है? और 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, 37 ईयर्स के एक बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। तो दोनों ने एक ड्रीम की V3 फॉर्म, एक सपना देखा। क्या सपना देखा था? कि जो फेमस एक्सप्लोरर, ये फेमस एक्सप्लोरर कौन थे? कैप्टन जेम्स कुक। प्रसिद्ध एक्सप्लोरर का मतलब होता है कि जो नए नए जगहों को खोजते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो उनको इन द वेक ऑफ यानी उनका अनुसरण करते हुए। एंड फॉर द पास्ट 16 years वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम, और पिछले 16 सालों से हम लोगों ने स्पेंट, वही V3 फॉर्म ऑफ स्पेंड यानी व्यतीत करना, अपना लेजर यानी फ्री टाइम, खाली समय हम लोगों ने किस काम के लिए व्यतीत किया? ओनिंग आर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। ओनिंग का मतलब होता है इम्प्रूव करना, सुधार करना, शार्पन करना, कि हमने अपनी समुद्री यात्राओं के लिए जो हमारी स्किल्स थी, जो हमारी कुशलता थी, जो हमारी उस काम के लिए प्रवीणता थी, उसमें हमने इम्प्रूव किया, लगातार उसमें हम सुधार करते रहे, लगातार उन्नति करते रहे। और वो कहाँ पर? जो यूके यानी ब्रिटेन के आसपास के समुद्री एरिया है, ब्रिटिश वाटर्स, वहाँ पर हम अपना सी फारिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते रहे, उनकी ओनिंग करते रहे। आर बोट वेव वॉकर, हमारी बोट का क्या नाम था? वेव वॉकर। 23 मीटर, वो 23 मीटर लंबी, 30 टन वुडन हर्ल्ड ब्यूटी, और उसका वजन कितना था? 30 टन था। 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। हर्ल्ड का मतलब जो नीचे का हिस्सा होता है जहाज का, जो पानी में रहता है, उसको क्या बोलते हैं? हर्ल्ड। तो वो पूरा लकड़ी का बना हुआ था। आउटर बॉडी थी जो शिप की, जो वेव वॉकर की, वो लकड़ी की बनी हुई थी। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और इस वेव वॉकर को प्रोफेशनली यानी समुद्री यात्राओं के में करने के लिए ही प्रोफेशनली बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, हम लोगों को कई महीने इसके पार्ट को फिट करने में लग गए। एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और हमने इसकी टेस्टिंग भी की, इसको परखा भी। कहाँ परखा? रफेस्ट। आप लोग मीनिंग साथ के साथ लिखते जाइए, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनको बिना समझे लेसन को नहीं समझ सकते। रफेस्ट यानी बहुत खराब मौसम में हमने इस शिप को चलाया समुद्र में, ताकि हम इसकी टेस्टिंग कर सकें। द फर्स्ट लेग ऑफ आर प्लान्ड 3 year, लेग यानी पार्ट, फेज, हिस्सा, हमारी जो यात्रा थी
जो प्लान्ड, जो सुनियोजित 3 ईयर की थी, 3 साल की हमारी यात्रा थी, तो उसका जो पहला पार्ट था वो कैसा था, कितनी दूरी का था, 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लेजेंटली। 1,05,000 किलोमीटर की जो हमारी यात्रा थी, जो हमारी जर्नी का फर्स्ट पार्ट था, वो बहुत ही प्लेजेंट यानी बहुत खुशनुमा निकल गया। एज वी सेल्ड डाउन टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। एक बार फिर से आप वीडियो में देखें कि प्लायमाउथ से नीचे अफ्रीका महाद्वीप, तो अफ्रीका महाद्वीप में, जहाँ पे मैंने लाइन से आपको बताया भी है कि पश्चिम से होते हुए जो नैरेटर थे वो साउथ अफ्रीका में यानी अफ्रीका के नीचे आ गए, कहाँ पर, केप टाउन में। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, अब यहाँ से उनको ईस्ट यानी पूर्व की ओर बढ़ना था। फिर से आप वही महाद्वीप वाले वीडियो को देखें, बैक करके देखें कि अब वो ईस्ट में बढ़ रहे हैं। वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, अब हमने 2 क्रूमैन यानी शिप पर काम करने के लिए 2 और व्यक्तियों को हायर किया। कहाँ पर हायर किया हमने केप टाउन में हायर किया। एक थे अमेरिकन लैरी विजल, जो लैरी विजल थे, ही वॉज फ्रॉम अमेरिका, एंड स्विस हर्ब सीगलर, और दूसरे थे हर्ब सीगलर जो कि स्विट्जरलैंड के थे। किस लिए हायर किया, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द सदर्न इंडियन ओशन। नक्शे में देखें जो मैंने इसमें अटैच किया है, केप टाउन से जब ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तो इंडिया है, इंडिया के नीचे दक्षिणी हिंद महासागर, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा तूफान वाला महासागर माना जाता है। और उन तूफानों में वेव वॉकर को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए हमने 2 क्रूमैन हायर किए उनको, ताकि इन जो ये तूफान हैं इनको वो टैकल कर सकें, हमें उनकी हेल्प मिल सके। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, केप टाउन से निकलने के दूसरे दिन, केप टाउन को आप फिर से देखें वीडियो को बैक करके, केप टाउन अफ्रीका के साउथ में है। वी बिगिन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, गेल्स यानी बहुत तेज हवाएं, और एनकाउंटर यानी सामना करना, मीनिंग भी साथ में ही लिखते जाएं। हम लोगों को बहुत तेज हवाओं का सामना करना पड़ा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, अगले कई हफ्तों तक, दे यहाँ पर किसके लिए आया है, गेल्स के लिए। ब्लू यानी बहना, चलना, लगातार जो तेज हवाएं चलती रहीं। गेल्स डिड नॉट वरी मी, तेज हवाओं ने मुझे चिंतित नहीं किया। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, अलार्म यानी चौंकना, चौंकाना, लेकिन जो लहरें, वेव्स यानी लहर, उनकी साइज ने मुझे चौंका दिया। अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आर मेन मास्ट, जो लहरों की ऊंचाई कितनी थी, 15 मीटर तक। आप अपने वीडियो को फिर से बैक करें, जहाँ पर मैंने आपको बोट के पार्ट्स में बताया था कि जो हमारा मास्ट था उसकी ऊंचाई यानी 15 मीटर की ऊंचाई तक समुद्र में लहरें उठने लगी। December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को हम लोग केप टाउन से भी 3500 किलोमीटर आगे बढ़ गए। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, एट्रोशियस का मतलब वेरी बैड, पुअर क्वालिटी, बहुत ही बुरा, और वेदर यानी मौसम, खराब मौसम के बावजूद, डिस्पाइट, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री। 25 दिसंबर से 1 जनवरी न्यू ईयर तक हम लोगों ने एक बहुत ही शानदार हॉलीडे पूरा किया। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, न्यू ईयर मतलब 1 जनवरी, उस दिन भी वेदर में कोई इम्प्रूवमेंट, कोई सुधार नहीं हुआ। बट वी रीजनड दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हम लोग भी समझ गए कि इट यानी मौसम अब बदलने वाला है। एंड इट डिड चेंज, देखिए इट डिड चेंज, यहाँ पर डिड का यूज इम्फेसिस के लिए हुआ है, अपनी बात पर जोर डालने के लिए हुआ है, सिंपल पास्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस। और मौसम चेंज हुआ कैसे, फॉर द वर्स, वर्स यानी कंपैरेटिव डिग्री, बैड, वर्स, वर्स्ट यानी पहले से भी बुरा। पहले कैसा था, तेज हवाएं चल रही थी, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, लेकिन अब मौसम उससे भी वर्स हो गया। एट डॉन ऑन जनवरी 2, डॉन यानी मॉर्निंग, 2 जनवरी की सुबह, द वेव्स वर जाइजेंटिक,
जो लहरें थी वो बहुत ही विशाल थी, जाइजेंटिक यानी बहुत बड़ी हो गई। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब, और हम लोगों ने एक छोटा सा जिब आप देख लीजिए बोट के पार्ट में, जो कि लहरों के पानी को डिफ्लेक्ट करता है, वापस समुद्र में डाल देता है। तो हमारा जिब भी छोटा था। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और जो हमारी स्पीड थी, इतने खराब मौसम में भी हम 8 नॉट की स्पीड से, नॉट एक यूनिट है जो कि समुद्र में चलने के लिए यूज की जाती है। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, हमारा जहाज हर लहर के साथ ऊपर उठ जाता था। वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस। एंडलेस यानी अंतहीन, जिनका अंत ना हो। इनॉर्मस यानी विशाल, और यहाँ पर सी के लिए आया सीज, कई समुद्र। तो वो इसलिए कि जब एक लहर के साथ नैरेटर की वो वेव वॉकर लहर के ऊपर जाती थी, तो जो सामने से आती लहरें, एक एक लहर एक एक समुद्र जैसी विशाल हम लोगों को दिखाई देती थी। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, स्क्रीम यानी चीखने की आवाज, एंड स्प्रे पानी की बौछार, इतनी तेज हवाएं थी कि ऐसा लगता था कि हवा की आवाज चीखने जैसी हो। और उन लहरों की जो बौछार थी वो हमारे कानों के लिए बहुत ही पेनफुल थी, कष्टदायक थी। टू स्लो द बोट डाउन, अब हमको अपनी बोट को, वेव वॉकर को धीमा करना था। वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब, हमने अपने जिब को गिरा दिया। एंड लैश्ड ए हैवी मूरिंग रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न। स्टर्न देखिए बोट में जो पिछला पार्ट होता है शिप का, तो हम लोगों ने एक बड़ी मजबूत रस्सी उस शिप के नीचे डाल दी। जब शिप को स्थिति कंट्रोल नहीं होती तो कंट्रोल करने के लिए एक मोटी रस्सी को नीचे डाल दिया जाता है, ताकि वो सी लैंड एरियाज में जाके गड़ जाए और शिप की स्पीड कंट्रोल हो जाए। देन वी डबल्ड लैश्ड एवरीथिंग, इसके बाद हम लोगों ने हर चीज डबल की। क्या क्या डबल किया? रस्सी से बांधा। वी वेंट थ्रू आर लाइफ राफ्ट ड्रिल, हम लोगों ने अपनी जीवन रक्षक अभ्यास शुरू किए कि जो बोट जीवन रक्षा के लिए यूज की जानी है उन पर अभ्यास किया। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, जो हम रस्सियां थीं जिससे कि शिप को बांधना था या बचाव करना था, वो रस्सियां बांधी। डोंड यानी पहने। ऑयल स्किन यानी मोटे कपड़े, जो ऑयल स्किन है ना, वाटर प्रूफ क्लोथ्स, रफ क्लोथ होते हैं जिन पर कि तेल लगा हुआ आता है जिससे कि पानी नहीं रुकता है। एंड लाइफ जैकेट्स, और अपनी लाइफ जैकेट्स भी पहन ली जो कि समुद्र में तैरने में हेल्प करती हैं। एंड वेटेड, और इंतजार किया। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. इंडिकेशन यानी सूचना, impending यानी about to happen, होने का, घटना होने वाली है। डिजास्टर यानी विनाश, तो जो विनाश जो आने वाला था उसकी जो पहली सूचना या पहला आभास हमको शाम को 6 बजे हुआ। कब? एन ओमिनस साइलेंस, साइलेंस यानी सन्नाटा, ओमिनस यानी अपशकुन, अनहोनी, बैड इवेंट। किस रूप में ये साइलेंस कैसा था? द विंड ड्रॉप्ड, हवा रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान भी एकदम काला हो गया। देन केम ए ग्रोइंग रोर, फिर उसके बाद में एक जोर से दहाड़ने जैसी आवाज आने लगी। एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, और एक बहुत बड़ा बादल टावर्ड यानी ऊपर आ गया। कहाँ पर? एफ्ट ऑफ द शिप। एफ्ट ऑफ द शिप यानी स्टर्न। स्टर्न कहाँ है? सेलबोट का कौन सा पार्ट? जो पीछे होता है, शिप का पीछे वाला भाग, वहां पर वो बड़ा बादल आ गया। विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। मैंने देखा ये कोई बादल आदल नहीं था, ये तो एक बहुत बड़ी लहर थी, वेव थी, जो इसके पहले मैंने नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, ये बिल्कुल वर्टिकल, एकदम सीधी लहर थी, परपेंडिकुलर, स्ट्रेट, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और जो इसके पहले की वेव्स आ रही थी उनसे लगभग दुगनी थी। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और जो इसका क्रेस्ट यानी सबसे ऊपरी भाग, शिखर था, वो बहुत ही डरावना था और वो ब्रेक हो रहा था, यानी वो नीचे शिप के ऊपर आ रहा था।
The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave. जो वो रोर थी, आवाज थी उस लहर की, वो एक थंडर यानी तूफान गड़गड़ाहट में बदल गई और जो स्टर्न था उसके ऊपर वो लहर आ गई. एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट. एक क्षण को तो मैंने सोचा कि हम इस लहर के ऊपर निकल आएंगे. बट देन ए ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक. लेकिन तभी एक ट्रिमेंडस यानी बहुत बड़ा, भयानक, एक्सप्लोजन यानी विस्फोट, शुक शेक की सेकंड फॉर्म है, डेक यानी जो शिप का फ्लोर, फर्श होता है. लेकिन तभी एक बहुत ही भयानक विस्फोट हुआ जिसने कि उस शिप के डेक को यानी उसके फ्लोर को हिला दिया. अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप. टॉरेंट यानी तेज धार पानी की, जो कैसा था, हरा और सफेद, वो शिप के ऊपर गिरने लगा. माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील. जो मेरा सिर था वो जोर से जाके, स्मैश है ना जोर से टकराना, व्हील में, किसमें, जो शिप का स्टीयरिंग व्हील था उसमें टकराया. एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड. और मैं उड़ता हुआ ओवरबोर्ड के उधर चला गया. सिंकिंग बिलो द वेव्स. और लहरों के नीचे मैं डूबने लगा. आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ. मैंने भी अपनी अप्रोचिंग यानी आती हुई मौत को स्वीकार कर लिया. एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस. और अब मैं अपनी कॉन्शियसनेस, अपने होश खो रहा था. आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल. क्योंकि मुझे बहुत दर्द था लेकिन मैं बेहोश होता जा रहा था, इसलिए मुझे बहुत ही पीस यानी शांति महसूस हो रही थी. अनएक्सपेक्टेडली, अप्रत्याशित रूप से, माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर. मेरा सिर पानी के बाहर आ गया, पॉप आउट हो गया. अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर की दूरी पर. वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग. कैप्साइजिंग यानी डूबना. जो वेव वॉकर हमारी बोट थी अब वो लगभग डूबने वाली थी. हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल. जो वेव वॉकर के मास्ट थे, फिर से सेल बोट के पार्ट्स में देखिए, तो जो मास्ट थे वो हॉरिजॉन्टल हो गए थे, वो समुद्र के पैरेलल हो गए थे, यानी वो आड़े हो गए थे. देन ए वेव हर्ल्ड हर अपराइट. फिर से एक लहर आई और उस लहर ने जोर से धक्का मारा और हमारा जो वेव वॉकर था वो सीधा हो गया. माई लाइफ लाइन जर्ग्ड टॉट. जो हमने लाइफ लाइन की रस्सियां बांधी थी उनमें जोर से धक्का लगा. आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स. मैंने झपट कर जो गार्ड रेल्स थी उनको पकड़ा. एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वॉव वेकर्स मेन बूम. और मैं तैरता हुआ जो हमारी वेव वॉकर थी उसके मेन बूम के पास पहुंचा. बूम क्या कहलाता है? वो खंभा जो कि शिप के एंगल को और उसकी शेप को कंट्रोल करता है. मैं उस खंभे तक, बूम तक पहुंचा. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag dolls. इस बीच में subsequent जो पीछे से और लहरें आती थी वो मुझे डेक पे जोर जोर से पटक रही थी और मेरी हालत एक फटे चिथड़े वाली गुड़िया जैसी हो गई थी. माई लेफ्ट रिब क्रैक्ड. रिब यानी पसली, मेरी बाईं पसली टूट गई थी. माई माउथ फिल्ड विद ब्लड. मेरा मुंह खून से भर गया था. ब्रोकन टीथ, दांत टूट चुके थे. Somehow I found the wheel. कैसे भी करके मेरे को शिप का स्टीयरिंग व्हील मिल गया. Lined up the stern for the next wave. मैंने अगली वेव के आने तक स्टर्न को लाइन अप किया. And hung on. और उस पर मैं लटका रहा. Water, water everywhere. चारों तरफ पानी था. I could feel that the ship had water below. मुझे महसूस हो रहा था कि शिप के अंदर पानी है. But I dared not abandon the wheel टू इन्वेस्टिगेट. लेकिन मैंने व्हील को नहीं छोड़ा कि मैं ये इन्वेस्टिगेट है ना, जांच पड़ताल करना, कि मैं ये खोजूं कि ये पानी कहाँ से आ रहा है. वो नहीं करके मैंने उस व्हील को मैं पकड़े रहा. इस पूरे जो कि 2 जनवरी को जो पूरा ये वेव्स आई, इतना ज़बरदस्त तूफान आया. हम लोग देखते हैं एक छोटा सा वीडियो जिससे आप समझेंगे कि कितना भयानक तूफान नरेटर, उसकी वाइफ, उसके बच्चे और दोनों क्रूमैन ने सामना किया.